व्यक्ति विशेष संस्मरण कलमकारों के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केकेजे ओपन माइक के इस पटल पर। और आज मेरे साथ हैं रितु अग्रवाल जी। नमस्कार रितु जी। नमस्कार ऋचा जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए रितु जी। सब बढ़िया। और हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी रितु जी, आज शनिवार है और शनिवार को हम अपने समूह के सदस्य जो हमारे नायक हैं उनके अतीत के पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आज आप बताएंगी कि आज आप किसकी अतीत की स्वर्णिम यादों को हमारे साथ बांटने जा रही हैं। बिल्कुल, यादें हमेशा ही स्वर्णिम होती हैं, सच कहा आपने ऋचा जी। और उनसे भले ही कुछ कटु भी हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं उनसे। तो जी आज हमारे समूह के जिन रचनाकार के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक छोटा सा संकेत देती हूँ हमारे दर्शकों को कि ये अपने परिवार के कुलदीपक हैं और ये वकालत और कविताओं का अनूठा संगम है। ओ, यानी कि तो कानून और कविता आज आप हमारे जी, लिए लेकर आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कानून के संग कविता बहुत ही रेयर सा ये कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन आज ये है हमारे लिए। जी। तो तो शायद कुछ तो लोगों को आभास हुआ होगा, दर्शकों को। रितु जी, एक बात और है, ये गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं जी जहां तक बिल्कुल। मुझे याद है। और बांसुरी भी अच्छी बजाते हैं और हारमोनियम भी अच्छा बजाते हैं। तो ऐसा क्यों न करें रितु जी, जरा उनके बचपन की कुछ बातों को हम लेकर आते हैं, उनके छाया चित्र लेकर आते हैं ताकि हमारे दर्शक भी थोड़ा सा समझ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए झांकते हैं हम उस स्वर्णिम समय में। जी। किसी आशा छोटा सा ठिकाना है, एक छोटी सी आशा, छोटा सा ठिकाना है। आते हो तो आ जाओ, घर अपना पुराना है। एक छोटी सी आशा है, छोटा सा ठिकाना है। आते हो तो आ जाओ, घर अपना पुराना। एक छोटी सी आशा है। तो रितु जी, ये तो मुझे लगता है बहुत ही कशिश भरी आवाज के मालिक भी हैं जिनके बारे में जी आज आप बता रही हैं। जी, और उनकी तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम कुलदीप शुक्ला जी की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल। बस आज उन्हीं के जीवन के कुछ पन्ने पलटेंगे हम। जी। तो कुलदीप जी के बारे में कुछ बताने से पहले मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगी। बिल्कुल। कुलदीप जी का जन्म 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मलिहाबाद जिले के एक छोटे से गांव माल में हुआ था। तो इस जी। माल नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। और उनके वो 8 भाई बहन हैं, जिनमें से उनसे 5 बड़ी बहनें हैं और एक बड़े भाई हैं। उसके बाद में कुलदीप जी का नंबर आता है। जी। और मध्यम वर्गीय परिवार है। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं गांव में ही हुई थी। लेकिन फिर 8वीं के बाद में गांव में कोई और स्कूल नहीं था, तो उन्होंने आगे की शिक्षा अपनी लखनऊ से प्राप्त की थी। तो ये थी उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जी रितु जी, जब आप बचपन के बारे में बता रही हैं तो हर किसी के बचपन की कुछ खास बात होती है। तो जरा ये बताइए, आज जैसे हमें कुलदीप जी बहुत ही सुलझे हुए, शांत और गंभीर लगते हैं, क्या बचपन में भी वो कुछ ऐसे ही थे? जी ऋचा जी, वैसे तो वो बचपन में भी बहुत सीधे थे और एक आज्ञाकारी बच्चे थे, लेकिन बच्चे हैं तो बाल सुलभ हरकतें तो होती ही हैं।
तो जी, उनके बारे में उनकी बहन ने बताया कि उन्हें दूध बहुत पसंद था। जी। बहुत पसंद था, मतलब इतना पसंद कि अपने भाई-बहनों के हिस्से का दूध भी वो खुद पी जाते थे, कि कभी किसी के गिलास में रखा हुआ है, कहीं बॉटल में रखा हुआ है, तो वो भी पी जाते थे। क्योंकि यही तो बचपना है ना। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए, मतलब एक छोटा-सा बच्चा जिसे दूध बहुत पसंद है, वो कैसे भी ये इनके प्रकरण करके वो दूध पी लेता है। लेकिन वे जब मात्र 4 साल के थे, तो जी, उनकी बहन का विवाह पक्का हुआ। अब हमारे यहाँ जब विवाह की रस्में होती हैं, तो वर पक्ष के लिए लोग जाते हैं वर पक्ष के पास में, और वहाँ पर वर का तिलक चढ़ाया तिलक। जाता है, जिसे जी, सगाई करना कहते हैं, सब जगह के अलग-अलग नाम हैं। तो वहाँ पर जाना था, तो एक भाई के तौर पर कुलदीप जी भी गए, मात्र 4 वर्ष की आयु थी। तो अब वहाँ पर जब वो गए, तो वर पक्ष के लोगों ने देखा कि अरे भई, बच्चा भी आया है साथ में वधू पक्ष से, तो भूखा होगा, दूध देना चाहिए। तो उन्होंने उनको दूध दिया। तो वो छोटा बच्चा जिसे दूध बहुत पसंद है, उसने एक रीति-रिवाज़ों के अनुसार, मान लीजिए, या ये कि मैं वहाँ बहन के ससुराल में हूँ, मुझे नहीं पीना चाहिए करके उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। तो मतलब वधू पक्ष के लिए ज़्यादा अचरज की बात थी कि कुलदीप जी ने दूध पीने से मना कर दिया। वाक़ई रितु जी, जो बच्चा दूध इतना पसंद कर रहा है और यकीनन वहाँ पे भूख भी लगी होगी, समय भी हो बिल्कुल, गया होगा, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो अक्सर कहा जाता है रितु जी, इस बात को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि हम जैसा आचरण करेंगे, हमारे बच्चे वैसे ही सीखेंगे। बिल्कुल, या बिल्कुल। हम जैसा अपने बच्चों से कहेंगे, उनके अचेतन मन में वो बात घर कर जाएगी और वो उसको बिना सोचे समझे उसका अनुकरण करेगा, अनुसरण बिल्कुल। करेगा। मतलब उन्हें ये लगता है शायद, माता-पिता को हमेशा ये लगता है कि बच्चे हम सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने घर में बस अपनी मनमर्ज़ी चलाते हैं, लेकिन बाहर मान रखते हैं जी, मान परिवार का। रखते हैं और अपने माता-पिता और बड़ों से सीखते हैं। तो ये एक बिल्कुल। बहुत अच्छी बात इन कुलदीप जी के संस्मरण से समझ में आती है कि हम जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, वैसा खुद भी हमें व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल। और संस्कार हमें रोपित करने होंगे वैसे। जी, जी। रितु जी, एक बात और है, आप जैसे बता रही हैं कुलदीप जी बहुत सीधे-साधे हैं, लेकिन मुझे उनकी, जब मैं बहन से बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि कुलदीप जी को मिर्च बहुत पसंद है। जी, बचपन से ये वो दूध और मिर्च। और आप सोचिए, वो कहती थी कि वो खूब सारी मिर्च अपने आसपास रख लेते थे, कहीं से भी लेके आते थे और साथ में पानी का एक बर्तन रख लेते थे कि मिर्च खाएं, मिर्च लगे और पानी पी ले। मिर्च खाएं और तो पानी पी ले। देखिए, ऋचा जी, कितना बुद्धिमानी वाला काम है ना, कि हमारे यहाँ कहा जाता है खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, पानी मुफ्त की दवा है। तो शायद उन्होंने वो एक तरीका निकाला बहुत पानी पीने का। बहुत पानी पीने का, और साथ में मिर्च भी हेल्दी होती है। बिल्कुल। स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद होती है। इसीलिए कुलदीप जी की आवाज में इतनी कशिश है और उनकी बातों में इतनी गंभीरता है। वो ऋचा जी, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि तोता मिर्च खाता है और मीठा बोलता है। हाँ जी। बिल्कुल तो रितु जी। इसलिए ये अब, मतलब ये उनकी शायद मधुर वाणी का राज ये मिर्च ही है। जी। वो तो हमें कुलदीप जी ही ज्यादा बता पाएंगे। जी, बिल्कुल। और तो ये तो बात होगी रितु जी उनके बचपन की। अब बचपन जी, से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई और उनके जो उन्होंने व्यवसाय चुना उसके बारे में बात करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इन्होंने, कुलदीप जी ने अपने गाँव में ही 8वीं तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद में वहाँ पर स्कूल नहीं थे, तो उन्हें लखनऊ ही जाना पड़ा। जी, और वहाँ उन्होंने अपना 8वीं के बाद में, मतलब 10वीं तक, 12वीं तक, उसके बाद में वकालत सब कुछ वहीं से किया।
और ऋचा जी वो इतना आसान नहीं था। गांव और लखनऊ की दूरी थी 50 किलोमीटर, और आने जाने के लिए बस ही प्रयोग की जाती थी। रास्ते बहुत खराब थे, आप खुद सोच सकते हैं कि उस समय वैसे भी विकास इतना नहीं था। जी, तो उनका आने जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे, मतलब पूरा दिन उनका उसी में चला जाता होगा। आज हम यदि सोचें कि हमें आने जाने में 5 घंटे देने हैं, फिर आपको स्कूल जाना है, घर आकर फिर आपको पढ़ाई करनी है और फिर अगले दिन फिर यही काम करना है। तो ऐसा उन्होंने 9 वर्षों तक अप डाउन किया। क्या बात। तो वे वहां जाते थे। उसके बाद में उन्होंने जब 12वीं कर ली, फिर बीए कर लिया। तो बीए के बाद में उन्हें लगा, जैसे कि हर एक समझदार बच्चा सोचता है, कि वो अपने परिवार की थोड़ी आर्थिक मदद कर सके, जी, उनका आर्थिक संबल बन सके। तो कुलदीप जी ने भी सोचा कि अब मैं अभी आगे नहीं कुछ और पढ़ता हूँ और कोई नौकरी देख लेता हूँ, जिससे थोड़ी बहुत तो मदद हो आर्थिक मदद जाए। घर के लिए हो जाएगी। जी, उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन भी दिया। एक स्टेनो की जॉब किसी ने बताई थी, तो उन्होंने उसके लिए आवेदन दिया। लेकिन उसके लिए कोई जो पहले से वहां कार्यरत थे, उन्होंने वहां के लिए स्टे ले लिया। जी, तो अब वो जॉब पर स्टे लग गया। तो इन्होंने, आप कह सकते हैं, उस टाइम पर मजबूरीवश शायद, कि जी, वकालत के उन्होंने उसमें दाखिला ले लिया, लॉ में। पर ये बोलते हैं ना कि विधि के विधान, तो वो नियति उस हिसाब से होती जाती है। उन्होंने लॉ में दाखिला लिया, पढ़ाई चल रही थी। 6 महीने बाद उस जॉब से स्टे हट गया जी, और कुलदीप जी को बुलाया गया कि आपका चयन हो गया था, तो अब आप आके नौकरी शुरू कर दीजिए। लेकिन तब तक उनका मन वकालत में रमने लगा, तो उन्होंने फिर अपनी पढ़ाई जारी रखी और वो पूरा वकालत वो करते रहे। उसके बाद में भी ऋचा जी इतना आसान नहीं था। जी, वकालत की जब पढ़ाई हो गई तो फिर उन्होंने कोर्ट ज्वाइन किया। वहां पर भी बहुत संघर्ष चलते रहे। जी, सुबह कोर्ट जाते थे, शाम को वापस आते थे, वापस आकर फिर ट्यूशन पढ़ाते थे, क्योंकि आपको आय के साधन तो कुछ चाहिए ही। जी, जी, ट्यूशन पढ़ाने के बाद में फिर वे जाते थे अपने सीनियर के पास में, उनसे डिक्टेशंस लेने के लिए। जी, वहां जाते थे 7:30 बजे, आते थे 11:30 बजे रात में। और फिर आने के बाद में वो खाना खाते थे, और उसके बाद में जो डिक्टेशन मिले हैं, उस समय तो देखिए कंप्यूटर वाले जमाने तो थे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको मैन्युअली सब टाइप करना पड़ता था, टाइपराइटर पर वो सारे के सारे वो उसको टाइप करते थे। और इस तरह से उन्हें 2-2:30 बज जाते थे। क्या बात। तो वकालत के टाइम पर जब उन्होंने वकालत शुरू की थी, तब उन्हें लिखने का शौक लगा था। उनके जो संगी साथी थे, उनके रूम जी, जो रह रहे थे, उनके साथ में पढ़ रहे थे, वो भी थोड़ा बहुत लिखते थे। पर इतनी अति व्यस्तताओं के कारण वो उस लिखने में फिर उनका लिखना छूट गया था। जी, तो ये व्यस्त उनका जीवन था। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी ऋचा जी, वो जी, इतने व्यस्त थे, लेकिन रोज का उनका नियम था कि वो अपनी बहन के पास एक बार जरूर जाते थे, जो मतलब लखनऊ में रह रही थी। चाहे कितने भी व्यस्त हों, रोज नियम से, मतलब इसे बोलते हैं संबंधों को प्रगाढ़ बनाना, उनकी इज्जत करना, अहमियत को समझना, उन्हें अहमियत, मान कि देना। मतलब हाँ, कि जी, वो कितने बेशकीमती हैं। अ, वरना क्या होता है, कभी कभी हमें लगता है कि अब आज बहुत थकान हो गई है, कल मिल लेंगे। आज हम तो नहीं। फोन पर बात करने के लिए भी सोचते हैं कि कल बात कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि इतने उन्होंने इतना मान दिया है और ऐसे बना कर रखा है। नहीं ऋतु जी, मैं भी जब उनके परिवार वालों से बात कर रही थी, तो जी। जैसे आप बता रही हैं, सबका कहना था कि कुलदीप जी का जो प्रारंभिक जीवन है काफी संघर्षपूर्ण रहा है। जी। आना जाना और उसके बाद अपने लिए खुद एक रास्ता चुनना। और पहले तो उनको वकालत करने का कोई खास मन था नहीं, हम्म। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें ये जो व्यवसाय है वो अपनाना पड़ा।
और वो जैसे आपने कहा विधि का विधान है, उनको वही रास्ते में आगे बढ़ना था और सफल होना था। तो परिस्थितियां ऐसी बनी कि आज कुलदीप जी कानून और कविता दोनों को साथ लेकर चल रहे साथ हैं। साथ लेकर चल रहे हैं और जी, सफलता से साथ साथ लेकर चल रहे साथ हैं। ले चल रहे हैं। तो रितु जी, आप उनकी एक बहन के बारे में बता रही थी, जो कुलदीप जी जी की लखनऊ में बहन रहती थी। मेरी जी जब उनसे बात हुई रितु जी, वो कुलदीप जी से बहुत बड़ी है। मतलब जब कुलदीप जी 4 साल के थे तब उनकी शादी हुई थी, जिनकी शादी में वो गए थे। जी जी और जब मैं उनसे बात कर रही थी रितु जी, वो बहुत ज्यादा भावुक हो रही थी। इस बात को जो आपने रोज मिलने की बात बताई, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि जब कुलदीप जी मिलने आते थे, बहुत ज्यादा बड़ा घर नहीं था, लेकिन एक कमरे में दुनिया मिल जाती थी। क्या बात है। मतलब इतना प्रेम था और हाँ एक जी। एक आदर होता है जो ना किसी ना तो किसी भौतिक वस्तु का मोहताज होता है। वो सिर्फ आपकी 5 मिनट की उपस्थिति से भी बहुत कुछ कह जाता है। जी, तो ये उनके भाव थे। और हाँ, तो इसी वो बात पर जी मैं रितु जी, बताना चाहूंगी। एक्चुअली रितु जी, मैं थोड़ा सा उनका संदेश बिल्कुल कुलदीप जी बिल्कुल तक पहुंचाना बिल्कुल। चाहती हूँ। जी जरूर, हम भी सुनना अ, चाहेंगे। जी, वो थोड़ा सा एज की वजह से वो हमारी जो आज की तकनीकी है उनके साथ ज्यादा सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं। तो उन्होंने जो अपने शब्द हैं मुझे लिख के दिए, और मैं उनका संदेश सबको सुनाना चाहूंगी। जरूर मैं भावुक जी होंगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के शब्द लिखे हैं वो वाकई दिल को छू लेने वाले हैं। उनका नाम है श्रीमती कमलेश द्विवेदी जी। वो कुलदीप जी के बारे में कहना चाहती हैं, कुलदीप जी से कहना चाहती हैं, आपका नाम कुलदीप है और आप कुल के दीपक के समान ही हैं, और आगे भी अपने नाम की मर्यादा उसी तरह बनाए रखिएगा जैसे आपने अभी तक बनाई है। क्या बात। जिस जी, और कुलदीप जी के पिताजी जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर थे, जी तो वो यहाँ पर कहती है कि जिस तरह से पिताजी ने नाम कमाया, आप भी नाम कमाएं। एक माँ के रूप में मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप खूब आगे बढ़ें, नाम कमाएं, कविता लिखें। और आखिरी में रितु जी, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने कहा था कि भरत के समान भाई न कभी हुआ है न कभी होगा, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि भरत के समान मेरा भाई है, और जिसने जो भरत के आदर्शों को पूरी तरह से उसका पालन किया है, और भरत के से भी बढ़कर एक भाई के रूप में हमें सम्मान दिया है, मान दिया है। ये कमलेश द्विवेदी जी ने कुलदीप जी के लिए बहुत संदेश सुंदर, भेजा बहुत है। ही भावपूर्ण वो उनका संदेश, और उसके साथ उसमें शायद हजारों लाखों आशीर्वाद छिपे हुए हैं। जी, बिल्कुल। जी तो रितु इससे जी। बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती है। ऐसा ही एक संदेश मैं भी आपको सुनवाना चाहूंगी ऋचा जी। उनकी जी। एक बहन है आशा पाठक जी, तो जी। उन्होंने भी कुलदीप जी के लिए एक संदेश भेजा है। तो चलिए वो सुनते हैं। जी, बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। कलम के जादूगर हो तुम, जादू का कलम चला देना। कलम के जादूगर हो तुम, जादू का कलम चला देना। शब्दों की कलियां चुन चुन के अपना काव्य सजा देना। शब्दों की कलियां चुन चुन के अपना काव्य सजा देना। स्वस्थ रहो खुशहाल रहो है जीवन की अभिलाषा यही। स्वस्थ रहो खुशहाल रहो है जीवन की अभिलाषा यही। कवियों की इस महफिल में तुम अपना परचम लहरा देना। कलम के जादूगर हो तुम, जादू का कलम चला देना। क्या बात। बहुत ही ये भी एक आशीर्वाद रूपी संदेश कुलदीप जी के लिए कि बहनों का वाकई में। प्यार। जी। बिल्कुल। और रितु जी, वो बहनों के साथ ही नहीं, अपने भाई और भाभी से भी इतना ही प्रेम करते हैं। हम्म। क्योंकि जब उनकी भाभी भाई और जो बहन है वो मुझे बता रहे थे कि कुलदीप जी अपने भाई और भाभी को माँ और पिता के समान मान देते थे।
हर परिस्थिति में उनकी मदद करना, उनके यहाँ कुछ भी परेशानी हो, समस्या हो, आगे बढ़कर वो उनके साथ देते थे। और ये तब की ही बात नहीं है, ये अब भी उनका व्यवहार अपने भाई और भाभी के प्रति ऐसा ही है जैसा सालों पहले था। तो ये एक रिश्तों को मान देने की बात है, रिश्तों बिल्कुल की अहमियत समझने की बात है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि कुलदीप जी का जो हम संस्मरण सुन रहे हैं, उससे हमें आज एक बात सीखने को मिल रही है कि जब तक हम अपने रिश्तों को नहीं संभालेंगे, हम अपनी जिंदगी को नहीं संभाल सकते। बिल्कुल सही कहा आपने ऋचा जी। ये हम बोलते हैं ना कि हमारे भारतीय समाज में रिश्तों को हमेशा बहुत अहमियत दी गई है। मतलब जड़ों से जुड़े रहो आप, अपने रिश्तों को सींचते रहो तो ही आप आगे बढ़ोगे, हमेशा कहा जाता है। आप देखिए हमारे यहाँ पर हमारे गांव का व्यक्ति भी हमारा भाई बंधु था। बिल्कुल। अब ये सब चीजें बहुत कम होती जा रही हैं। हम आधुनिकता में आगे बढ़ते जा रहे हैं, सोच रहे हैं तकनीकी में आगे बढ़ना एक बहुत अच्छी चीज है, जी लेकिन रिश्तों को पीछे छोड़ देना उसमें हमारा सबसे बड़ा घाटा है, जी हमारा भी और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी का भी। जी जी। तो वो वो कहते हैं तो ना रितु जी, हम तो मंगल पे और चंद्रमा पे घर बनाने चले हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को तक नहीं जानते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। और जी आजकल हमारे यहाँ एक वो हो गया है कि हम तो स्पष्टवादी हैं, स्पष्टवादी के तौर पर आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते, क्योंकि जी जी हमारे यहाँ हमें ये सिखाया नहीं गया। हमारी जो भारतीय समाज की वो है एक शिक्षा है कि आप सबसे प्रेम से बोलिए, सबका मान रखिए और अपने रिश्तों को मान दीजिए। बिल्कुल। पर बहुत समय है तो अब मैं इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगी कुलदीप जी के बारे में जी आगे कि उन्होंने, अब जॉब उनकी चल रही थी, अति व्यस्त जीवन चल रहा था, लेखन कार्य छूट गया था उस चक्कर में। फिर 1994 में इनका विवाह हुआ, तो और पारिवारिक व्यस्तताएं बढ़ गईं। अब जिम्मेदारी बढ़ यहाँ गई। पर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिम्मेदारियां भी बढ़ी, परिवार को भी आपको समय देना है, तो वो चीजें भी हैं। पर यहाँ पर उनके सामने एक अब मैं अजीब ही कहूंगी और एक विकट समस्या थी, वो थी घर की समस्या। ओह, कोई भी उनको किराए पर घर देने को तैयार नहीं होता था, ऐसा क्यों रितु जी? क्योंकि वे वकील थे, तो लोगों को लगता था कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि कानून का कोई दांव पे चढ़ जाए। देखिए सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, तो और हमारे यहाँ पर एक बार जो हम सोच बना लेते हैं उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो उन्हें इस चीज की सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ तक कि खाने पीने की उतनी समस्या नहीं थी, जीविका उपार्जन की समस्या नहीं थी, लेकिन रहने के लिए एक घर ढूंढना बहुत बड़ी समस्या थी। और आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं कि आप घर खरीद सकें, तो सबसे पहले आप यही सोचते हैं कि चलिए किराए का एक छोटा सा ही सही एक आपकी अपनी छत मिल जाए। जी जी बड़े प्रयास होते थे, बहुत घर बदलते रहते थे, इन्होंने खूब संघर्ष किया उस चीज को लेकर। और फिर 8 घर बदलने के बाद 2005 में इन्होंने थोड़े से अपने पैसे जोड़े, कुछ उधार लिया जी और किसी तरीके से अपने सपनों का एक छोटा सा घर उन्होंने बनाया। और मतलब कहना चाहिए फिर फाइनली उनको एक छत मिली, जहां से, जी क्योंकि यदि आपका मकान मालिक आपको बार बार हटाते रहेंगे तो हर बार में घर ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल तो रितु जी। एक ये और अजीब सी समस्या से उनको रूबरू होना पड़ा। जी, और ये समस्या ऐसी थी जिसका कोई समाधान नहीं था, और जी कोई आम आदमी होता तो निश्चित रूप से बिखर जाता, उसके हौसले बिल्कुल टूट जाते। बिल्कुल लेकिन कुलदीप जी ने, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई से लेके अपनी नौकरी मिलने तक बहुत संघर्ष किया है। जी, शायद उस संघर्ष ने उनको इतना ज्यादा निखार दिया। मजबूत बना दिया, निखार बिल्कुल दिया। बिल्कुल मतलब सोना जो है कुंदन बन चुका था तब कर। तब कर। तो
जब आप संघर्ष की बात करती हैं और ये बात करती हैं, हौसले की बात करती हैं रितु जी, मैं उनकी कविताएं पढ़ती हूँ तो एक कविता मैंने उनकी पढ़ी थी। मैं उस कविता को, आपने जो अभी ये घटना सुनाई, जी उसके साथ मिलाकर देखूंगी तो मुझे लगता है कि उस दौर को बखूबी वो बताती है। तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। किधर जाते हम, ये उनकी कविता का शीर्षक है। कुलदीप जी लिखते हैं, हौसला रखते न बिखर जाते हम, हौसला रखते न बिखर जाते हम, हवाओं की तरह गुजर जाते हम। क्या थाम लेते जो हाथ मेरा कभी, गिरते गिरते भी संभल जाते हम। छोड़कर मुझको अच्छा ही किया, किसे पता है कब बदल जाते हम। हौसला रखते न बिखर जाते हम, हवाओं की तरह गुजर जाते हम। क्या बात, मतलब हौसला ही है। देखिए मतलब बचपन से लेके घर ढूंढने तक कितना संघर्ष चलता रहा, जी और उस संघर्ष में वो मजबूती से डटे रहे। अपने सारे उन्होंने कर्तव्य भी निभाए, संबंध भी निभाए, जी और संघर्षों को भी उन्होंने सामना किया। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी ऋचा जी कि अब 2005 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपना घर बना लिया, तो एक होता है ना कि बहुत सारे संघर्षों के बाद में आपको लगता है कि चलो अब सुख के दिन आए, दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आए रे। तो कि अब एक जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ गई है, सब जी कुछ अच्छे से चल रहा है कि भाई गृहस्थी है आपकी, 2 बच्चे हैं, सब अच्छे से चल रहा है, नौकरी में अच्छा चल रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं होती हैं जो आपके जीवन को फिर एक नया मोड़ दे देती हैं। अप्रत्याशित तो घटनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अ, तो उसमें ही एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगी। जी ये बात है सन 2019 की। जी कुलदीप जी के एक मित्र के यहाँ विवाह था, कन्नौज के पास किसी गांव में। तो वे जी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए गए थे। जी वहां अचानक रात में उनको हार्ट अटैक आ गया। ओ, अब गांव का माहौल, और वहां कोई चिकित्सा सुविधा नहीं, तो क्या किया जाए ऐसे समय में। आप देखिए मतलब उनका इतना सुदृढ़ व्यक्तित्व, कुलदीप जी का, वो खुद ड्राइव करके अच्छा, कार को, आप मतलब आपको अटैक आया हुआ है और आप खुद ड्राइव करके गए हैं कन्नौज तक। तो वहां जब वो पहुंचे हैं और वहां जाकर वो बेहोश हो गए, ओके। क्योंकि कितना दबाव भी पड़ रहा है दिल पर भी, आपको सारी चीजें। वो शायद कोई दैवीय शक्ति ही थी कि वो इतना वो कर पाए। और वहां जाकर उनको प्राथमिक उपचार दिया गया, जो आपातकालीन चिकित्सा थी वो दी गई। उसके बाद में उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां पर भी उन्हें 5 अलग अलग जगह पेस मेकर लगाकर देखे गए, एंजियोप्लास्टी हुई उनकी। और ये मानिए कि परिवार की दुआओं और प्रार्थनाओं और ईश्वर की दया से उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ, और 15 दिन आईसीयू में रहने के बाद में वे घर वापस आए। तो इसको कहते हैं नवजीवन मिलना। मतलब एक समय पर आपको लगता है कि आज शायद वो भी सोचते होंगे कि यदि वो कार ड्राइव करके ना लाते तो क्या होता। और परिवारजन भी मतलब उस समय कितने विपदा में होंगे। वो बिल्कुल तो बिल्कुल। घर आकर उनके सामने फिर एक ये बहुत बड़ा एक टास्क था कि खुद को संभालना और अपने परिवार को संभालना, क्योंकि परिवार भी हतप्रत था कि अचानक से ये क्या हो गया। होता ही है रितु तो जी, मतलब बड़ी बात है। और जो मैं कुलदीप जी के बारे में बात कर रही थी, उनके मित्रों से, उनके रिश्तेदारों से, उनके परिवार वालों से, इस घटना के बारे में भी उन्होंने मुझे सुनाया। तो एक बात बार बार मेरे मन मस्तिष्क में आ रही थी। हमारे जी यहाँ कहा जाता है कि जैसा हम करते हैं वो हमें 100 टाइम्स होकर वापस आता है। बिल्कुल बिल्कुल।
जो आपने ये उनको हार्ट अटैक की बात बताई और सारा जिस तरह से एक एक घटनाक्रम चला, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो लोगों को इतना मान देते हैं, इतनी अहमियत देते हैं और इज्जत करते हैं, लोगों के लिए भलाई करते हैं, उसी का एक रूप था। मतलब ये बात सही है ऋचा जी, आप जो कह रहे हैं कि मतलब विपदा में आपके सद्कर्म हाँ आपका जी, कवच बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तो वो सीखने आपकी वाली बात दुआओं है। का असर जो होता है, लोग कहते जी, हैं ना कि किसी नेकी करने का कोई फायदा नहीं है, आपको क्या मिला, लेकिन आपको शायद पता नहीं होता किस रूप में कब वो आपको या आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। जी, दुआएं जी रितु आपकी जी। नेकी से की हुई। बिल्कुल और बिल्कुल। मैंने उनकी एक और कविता जब पढ़ी थी, तो मैं उनके उस समय जो भाव होंगे जब उनको ये हार्ट अटैक आया और वो 15 दिन अस्पताल में रहे, परिवारजनों ने जिस तरह का माहौल देखा, बिल्कुल उससे ही मैं उसको लेना जोड़ पा चाहूंगी रही उन्हीं हूँ। भावों को बिल्कुल। जी जोड़ के। तो थोड़ा सा उसको भी सुन लेते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। है मैं उस बात को यहाँ पर बोलूं, उनकी इस कविता को बोलूं। तो जी सुनिए। जी। कभी दुनिया से कभी खुद से लड़ रहा हूं मैं, कभी दुनिया से कभी खुद से लड़ रहा हूं मैं, ऐ जिंदगी तेरा ही सबक पढ़ रहा हूं मैं। क्या बात आंधियों से खुद को बचाना कुछ मुश्किल नहीं, आंधियों से खुद को बचाना कुछ मुश्किल नहीं, सबको बचाने की जिद में उजड़ रहा हूं मैं। क्या बात। ठहर जाए न जिंदगी मंजिल से पहले कहीं, ठहर जाए न जिंदगी मंजिल से पहले कहीं, जाती नजर जहां तक है बस बढ़ रहा हूं मैं। सीखने की उम्र होती है न इश्क की कोई, सीखने की उम्र होती है न इश्क की कोई, आपने जो कुछ सिखाया अब कर रहा हूं मैं। क्या बात है। जी, कभी बहुत दुनिया सुंदर। से कभी खुद से ही लड़ रहा हूं मैं। तो ये भाव मतलब कुलदीप जी की कविता में थे। संघर्ष भी है और सिर्फ अपना नहीं, सबका भला भी चाहिए। मतलब ये नहीं कि मैं ही आगे बढ़ता रहूं, सारे लोग आगे बढ़े। तो ये बोलते हैं ना, रचनाएं रचनाकार के मन मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। तो वो उनकी सोच को उजागर करती हैं कि देखिए वो जो कठिन समय था कि जिंदगी पहले ही रुक ना जाए कहीं। जी, तो कैसे कैसे भाव उस समय उनके मन में रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा ऋचा जी, बहुत ही सुंदर रचना थी कुलदीप जी की। तो अब ये जब घर पर आ गए कुलदीप जी, तो उसके बाद में फिर लॉकडाउन लग गया, ये कोरोना का समय आ गया। तो जी, फिर वे घर पर थे और रिकवर भी हो रहे थे। उस समय उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया। तो पहले लेखन किया उन्होंने तो अधिकतर कोरोना पर ही लिखा, क्योंकि इतना भयावह था उस टाइम पर, तो वो सब बिल्कुल। चीजें चल रही थी। और पश्चात फिर वो हमारे समूह से जुड़े, कलम के जी, जादूगर से। और वो अभी तक हमारे साथ में रचनाएं लिख रहे हैं, हमसे शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं अपनी रचनाएं, और बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हम उनकी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी ऋचा जी, उनकी रचनाओं में ना आपको कभी कोई त्रुटि नहीं दिखेगी। मतलब जी, व्याकरण त्रुटियां जो होती है ना, वो कभी नहीं मिलेगी। तो वो उस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो रचनाएं तो भावपूर्ण और सुंदर होती ही हैं, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज होती है जो कभी कभी कई लोग चूक जाते हैं, तो वे हमेशा ध्यान रखते हैं इस चीज का। और अपने परिवार से भी बहुत जुड़े हुए हैं, अपनी बेटियों से खूब लाड़ करते हैं। और बेटियां भी, बेटियों के लिए भी उनके पिता उनके लिए कहते हैं ना कि परमात्मा है। तो उनकी ही एक बेटी का संदेश भी मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक सुने। तो चलिए बिल्कुल, एक बिल्कुल रितु जी, संदेश हम सुनाते बिल्कुल हैं। सुनवाते हैं। जी, जी जी। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि मैं कलम के जादूगर के प्लेटफॉर्म को बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने पापा के अंदर के कवि को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं पापा के लिए जो आप सबको सुनाना चाहूँगी।
लाइंस कुछ ऐसी हैं। धूप में छाँव का जो एहसास करा दे, हर राह की कठिनाइयों से लड़ने की जो हिम्मत दिला दे, वो हैं पापा। मात्रा हो चाहे एक गलत, पूरी वर्णमाला दोहरा दे। नाम लिखना हो या जीने का सलीका जो सिखा दे, वो हैं पापा। अंतिम लाइन है, सूरज कहाँ है सुबह होने की वजह, हम बच्चों की तो सुबह होती है पापा की आवाज़ से और शाम पापा के आने से। थैंक यू। क्या बात, बहुत ही बढ़िया। एक बिटिया का प्यार अपने पिता के लिए, और वैसे और भी जिसे रितु शब्दों जी, में नहीं बांधा जा सकता। बिल्कुल नहीं। और वैसे भी बेटियां तो पिता की जान होती हैं, बहुत बिल्कुल, प्रिय होती हैं। बिल्कुल। और पिता बेटियों के लिए आदर्श। बिल्कुल। तो रितु जी, जो अपने कुलदीप जी हैं, वो जितना अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, उनमें थोड़ा अभिनय का भी शौक रखते हैं। जी, बिल्कुल। मुझे ये याद मुझे है। आपको भी याद आ रहा शायद होगा। हाँ, उन्होंने कृष्ण जी का वो जी, एक किरदार पार्ट अदा निभाया किया था। था। हाँ जी, हाँ जी, 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 जी। मेरे ख्याल से 1990 की बात है, वो कृष्ण जी बने थे और बखूबी उन्होंने कृष्ण का किरदार निभाया। तो गंभीर से शांत दिखने वाले हमारे कुलदीप जी में थोड़ा सा कृष्ण का नटखटपना तो है नटखटपन जरूर। भी है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि काव्य है तो वो एक रस तो उनमें आते ही हैं, काव्य के सारे। जी, जी। बिल्कुल। रितु जी, जब हम कुलदीप जी के परिवार से उनके संबंधों की बात करते हैं, जी, उनकी दोनों बेटियां उनको एक आदर्श पिता मानती हैं जी, बिल्कुल। और अपनी सारी बातें, अपनी सारी समस्याएं कुलदीप जी तक पहुंचाती हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, बच्चों का जुड़ाव उनसे बहुत है। और क्या है, कभी-कभी होता है, अब हालांकि समय बदल रहा है, फिर भी जी, कई बार कुछ पिता अभी भी एक अम, रोक ये रखते हैं कि सारी बातें बेटियां उनसे शेयर नहीं कर पाती हैं। मतलब वो उतनी उनके साथ में कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं कि जी, जैसे हमारे जमाने में था कि जी। माँ के द्वारा बातें होती थी। कि आपको कहीं जाने की इजाजत चाहिए तो आप जब अपनी माँ को बोलते हैं कि मम्मी पापा से पूछ लेना, और वहां से भी इनडायरेक्ट आपको आएगा। लेकिन अब वो समय बदल रहा है। कई सारे माता पिता खुलकर बात करते हैं, और पिता से भी बेटियां खुलकर बात करती हैं। उन्हें उस चीज में संबंध भी प्रगाढ़ होता है और बेटियों को ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। बिल्कुल। उन्हें एक भय नहीं होता कि पापा को पता चलेगा तो वो क्या क्या कहेंगे, होगा? हाँ, या वो मुझे डांटेंगे। तो इस वजह से वो सकुचाती नहीं है अपने मन की बात बताने में, चाहे वो करियर को लेकर हो या जीवन साथी चुनने को लेकर हो या कोई भी और बात है। क्योंकि देखिए, बातों की गंभीरता ना उम्र के हिसाब से होती है। जी। छोटे से बच्चे के लिए यही बात गंभीर है कि उसने टिफिन छोड़ दिया। कि कितनी डांट पड़ेगी। तो वो है, और इस मामले में कुलदीप जी एक बेहतरीन पिता हैं। वो मार्गदर्शक भी हैं, शिक्षक भी हैं, और अपनी बेटियों के मित्र भी हैं। तो उनकी एक और बेटी का भी संदेश है। तो जी, ऋचा रितु जी, जी, जी आपसे बिल्कुल। गुजारिश बिल है कि कृपया उसे भी सुनाइएगा। जी, रितु जी, संदेश सुनाने से पहले जो आप बात कर रही थी, मुझे एक बात समझ में आई कि जैसे जी, आप कह रही थी कि पिता से सुरक्षित महसूस करती हैं। आप जी, भी एक माँ हैं, मैं भी एक माँ हूँ। अगर हम उसको बड़े उस पे देखें, क्षेत्र से देखें, तो जो पिता ज़्यादा समाज के बारे में जानते हैं, ज़्यादा उन्हें पता रहता है, एक माँ शायद उतना नहीं जान पाती, और जी। सही सही मार्गदर्शन एक पिता ही कर सकते हैं, ये मैं समझती हूँ। और बिल्कुल, क्योंकि कुलदीप बाहरी जी, दुनिया की अब हाँ, समझ। स्त्रियां बाहर जा रही हैं, हाँ बाहरी दुनिया को समझ रही हैं, लेकिन आज भी कई माएँ हैं जो गृहिणी हैं। जी, तो उनके पिता उन्हें बताते हैं कि बाहर की दुनिया में ऐसा है और आपको ऐसे करना है। आपको जी, बाहर
जाने से रुकना नहीं है, हाँ जी। आपको बाहर जाना है और इन चीजों का ऐसे सामना करना है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने ऋचा जी। जी, तो चलिए सुनते हैं क्या कहती हैं कुलदीप जी की बेटी उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बैचलर थे तब से उनको गाने का और लिखने का बहुत शौक़ है। कोरोना के बाद उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया, गाना गाना शुरू किया और कविताएं आप सबको शेयर करने लग गए। हमें शेयर करते थे, हमें सुनाते थे कि आज ये नई कविता लिखी है मैंने। और अगर कविता में कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे तो उनको समझाते थे, उसका मतलब समझाते थे, तो अच्छा लगता था। और जब वो बैचलर थे तब उन्होंने हारमोनियम सीखा था, उन्होंने तबला सीखा था और लॉकडाउन में उन्होंने मुझे हारमोनियम बजाना सिखाया था। तो बहुत मज़ा आई थी जब लॉकडाउन में वो मुझे सिखाते थे हारमोनियम, नई चीज़ें सीखने को मिलती थी मुझे रोज़। और तबला बजाना सीखा था थोड़ा थोड़ा। और उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो जब भी मुझे हिंदी में कोई भी दिक्कत होती है या कुछ भी होता है तो सीधे उनके पास चले जाते हैं और उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। वो हिंदी के उन्होंने हम लोग को मात्राएँ सिखाई, नए वे में सिखाई थी, जो हम मतलब हमारे स्कूल के टीचर्स भी नहीं सिखाते। जैसे उन्होंने याद की थी वैसे हम लोग को याद कराई थी, तो बहुत अच्छा लगा था। और एक स्कूल में लाइन पढ़ी थी कि फादर इज़ अ बैकबोन ऑफ अ फैमिली। तो हाँ, फादर इज़ अ बैकबोन ऑफ अ फैमिली। अगर पापा शाम को आएंगे 7 बजे तो हमारी शाम 7 बजे हो जाएगी। हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे और पूरे दिन क्या हुआ, कौन सा किस्सा हुआ, उनके साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, सब डिस्कस करते हैं। और अगर वो शाम को 10 बजे आएंगे तो हमारी शाम 10 बजे होगी। हम उस टाइम बैठेंगे, बातें करेंगे और बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, मतलब कुछ भी शेयर कर सकते हैं। बहुत लोग के पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के साथ इतनी बातें नहीं करते, लेकिन हाँ, मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं कि हम उनको कुछ भी शेयर कर सकते हैं। हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है शेयर करते टाइम, चाहे स्कूल के बारे में हो, पर्सनल लाइफ के बारे में हो, कुछ भी हो। तो अच्छा लगता है कि ऐसा ही बॉन्ड होना चाहिए सबका और सबके मम्मी पापा ऐसे ही होने चाहिए। थैंक यू। क्या बात, बहुत क्या बढ़िया। कहना मतलब चाहेंगी रितु जी आप इस बारे में? एक प्यारी बिटिया का लाड़। और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि जब पापा आते हैं तभी हमारी शाम होती है। 7 बिल्कुल। बजे आए तो 7 बजे शाम होती है और 10 बजे आए तो 10 बजे। मतलब बच्चों को इंतजार रहता है पिता की घर वापसी का। और रितु जी ये ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल हम जिस तरह का जीवन शैली अपना रहे हैं, इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि हम साथ में बिल्कुल न नाश्ता कर पाते हैं, न सही बात। दोपहर का भोजन कर पाते हैं। तो एक समय तो ऐसा होना चाहिए जब फैमिली साथ में, परिवार साथ में बैठे और एक बिल्कुल। दूसरे की बात करें और ख़ास तौर पर मोबाइल सामने ना हो। मतलब देखिए ऋचा जी, हम माता पिता कहते हैं अपनी व्यस्तता का रोना कई बार रो देते हैं कि जो कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चों जी, को आपका समय सबसे पहले चाहिए, बिल्कुल। बाकी और भौतिक सुविधाएं बाद में चाहिए। उनका कोई तो मोल नहीं होता है जब तक बिल्कुल हमारे बिल्कुल आपसी संबंध ना हो और उनमें प्रगाढ़ता ना हो, क्योंकि बिल्कुल पैसा एक सीमा तक ही हमें सहायता कर सही बात। सकता है, हमारे काम आ सकता है, लेकिन उसके बाद हमारे संबंध, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी हमारा बिल्कुल। सहयोग करते हैं। तो तो ये रितु कुलदीप जी, जी ने ही मतलब सिखाया है, उसके लिए कुलदीप जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने रिश्तों की अहमियत हमेशा समझी है, अपने परिवार के साथ में अपने रिश्तों को प्रगाढ़ रखा है और इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबकी खुशी चाहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। जी, रितु जी, जब हम लोग बड़े जो घर के बड़े लोग होते हैं वो आपस में प्रगाढ़ संबंध रखते हैं तो बच्चों में अपने आप ही प्रगाढ़ता आ जाती बिल्कुल, है। और बच्चे भी सीखते हैं। जी, जी। जैसे आपने बताया था कि कुलदीप जी अपनी बहन से मिलने हर शाम जाते थे, उनके घर बिल्कुल। में ज़रूर जाते थे।
तो उसकी वजह से जो बहन के बच्चे थे उनका भी कुलदीप जी के साथ बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छा रिश्ता था और वो उनको बहुत मान देते थे। तो उनमें से उनकी एक भांजी है जिन्होंने एक जी संदेश कुलदीप जी के लिए भेजा है, तो मैं थोड़ा सा उसको सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सा हम सुनना चाहेंगे। उसकी जी उसकी आवाज थोड़ा सा कम है, लेकिन मुझे लगता है दिल से दिल की बात है, भावों को बिल्कुल कोई नहीं भाव रोक समझने सकता। हैं हमें तो। जी जी जी, जी चलिए सुनते हैं। जी सोनिका पाठक, आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। जो लोग भी कलम के जादूगर के संस्था से जुड़े हुए हैं, उन सभी कवियों को, उनके संपादक को और उनसे जुड़े हुए सभी लोग व्यक्तियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने 2 वर्ष पूरे किए हैं और समाज का काफ़ी मार्गदर्शन भी किया है। कविताओं के माध्यम से व्यक्तियों के जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है और कविताएं जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें कवि अपने मन की सारी व्यथा को बखान कर देता है। इसी संदर्भ में मैं आगे कहना चाहूँगी कि इस संस्था से जुड़े हुए मेरे मामा जी हैं, जिनका नाम श्री कुलदीप कुमार शुक्ला जी है और उन्होंने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया है। उनकी कई कृतियाँ सराही गई हैं, उनको पुरस्कार भी मिले हैं और उन्होंने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। मुझे खुशी है कि जो उनका एक शौक़ था कविता लिखने का, आज उसको एक सही दिशा मिली है और एक सही रास्ता मिला है जहाँ पर वो अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं और अपनी कल्पना के, अपनी कलम के से दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी श्री कुलदीप कुमार शुक्ला जी के बारे में कि वो एक बहुत ही कर्मठ और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने दम पर हासिल किया है। कहते हैं कि सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का सहारा या किसी न किसी का हाथ जरूर होता है, परंतु उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वो सब उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। चाहे वो कविता का मुकाम हो, चाहे वो उनके जीवन का कोई मुकाम हो, सब कुछ उन्हें अपने आप हासिल किया है और उनकी सुंदर सुंदर रचनाओं से हम लोग सदैव प्रेरित होते रहे हैं। और जहाँ तक मुझे याद है कि वो बचपन से ही मैं छोटी थी, उनके साथ काफ़ी मेरा बचपन बीता है और उनके साथ मैंने उनकी कविताएं बचपन में भी सुनी हैं। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं करते थे, उनको संगीत में बनाते थे और उसके बाद उन्होंने मुझे भी बहुत कविताएं सुनाई जिसका असर मेरे जीवन पर पड़ा और मैं यही कामना करती हूँ कि आगे भी वो इसी मार्ग पर ऐसे ही चलते रहें और ईश्वर की कृपा से उन्हें खूब ख्याति प्राप्त हो और उनका कार्य खूब सराहा जाए। इसलिए मैं एक बार फिर से सभी से जुड़े हुए, संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ और खासकर अपने मामा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ कि वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इसी तरह जुड़े रहें और हमेशा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मतलब जी इतने सकारात्मक व्यक्तित्व के धनी हैं कुलदीप जी और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे समूह से कुलदीप जी जुड़े हुए हैं और उनकी रचनाएं निरंतर हमें पढ़ने को और सुनने को मिलती हैं। जी जी रितु जी, कुलदीप जी की पूरा एक जो जीवन यात्रा है वो संघर्ष के साथ मजबूती से कैसे खड़ा उठा जाए, हौसलों को बिल्कुल कैसे बुलंद रखा जाए, रिश्तों को कितनी अहमियत अपनी जिंदगी में देनी चाहिए, किस तरह से आप मुश्किलों से रास्ता निकालते हैं, इन सब चीजों का एक सम्मिश्रण संपूर्ण है। जी बिल्कुल सम्मिश्रण है जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। और आजकल के दौर में जहाँ छोटी छोटी बातों को लेके हम लोग परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा हमारे बच्चों को पैदल चलना पड़े वो परेशान हो जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। वो ये नहीं या हम समझते खुद हैं। अपने सर्दी जुकाम में परेशान हो जाते हैं। जी जी, बहुत कुछ है जिंदगी में। कई लोगों को कई संघर्षों के बाद जो सफलता मिलती है उसका जो फल होता है, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल सब्र का फल और जो मेहनत का फल होता है, वाकई वो बहुत मीठा होता है बिल्कुल और और उन्हें उसकी कीमत भी पता होती है पता कि इतने होती है। संघर्षों के बाद आपको जी सफलता मिली है, तो मेहनत तो बहुत जरूरी है। और जब हम अपने समूह के नायक कहते हैं कि हर एक सदस्य नायक है, तो यकीनन जैसे जैसे मैं संस्मरण का कार्यक्रम आगे बढ़ा रही हूँ रितु जी, आपको भी लगता होगा कि
वाकई हर एक बिल्कुल। व्यक्ति सबका जीवन प्रेरणादायी है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमें वो सिखा कर जाते हैं और हमें और दिनों दिन विनम्र बनाते हैं और बताते हैं कि अ, अभी जितने भी संस्मरण हुए वहां एक बात निकल कर यही सामने आई कि रिश्तों की अहमियत बहुत है और उनको हमेशा सहेज कर रखिए। सहेज के और संघर्षों से कभी घबराना नहीं है, घबराइए नहीं, संघर्ष। बिल्कुल। जी। और रियल लाइफ हीरोज की जब हम बात करते हैं तो मुझे अपने संस्मरण के नायक ऋतु जी बिल्कुल दिखते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल सही बात जी। है कि मतलब इतना संघर्ष करके वो बोलते हैं ना कि फर्श से अर्श तक का सफर इन्होंने तय किया हुआ जी। है। जी। ऋतु जी, वैसे तो कुलदीप जी के बारे में कहने सुनने को बहुत कुछ है। जी। जी। लेकिन समय की भी अपनी बाध्यता है, समय की अपनी सीमा है, तो हमें उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। बिल्कुल। जी। तो हम मैं समय से यही बंधे हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूंगी, जहां कुलदीप जी अपने कुल के दीपक हैं, वहीं कानून के क्षेत्र में वो एक कर्तव्यनिष्ठ अ, वकील हैं। व्यक्ति हैं। जी। हम्म, और कविता के तो वो क्या बोलूं, महारथी हैं। महारथी हैं। बिल्कुल, तो काव्य और कानून का ये संगम यूं ही चलता रहे चलता और रहे। हमें उसका रसास्वादन करने को मिलता रहे, तो जी। हमारी तो यही आशा रहेगी यही शुभकामना हमेशा के है। लिए। जी। जी यही बिल्कुल। शुभकामना है। और मैं अपने दर्शकों को फिर से कहना चाहूंगी कि आप हमारे संस्मरण से जुड़ें। आपको संस्मरण कैसा लगा, आप जरूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें दें। और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की कौन सी बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो भी जरूर हमें बताएं। क्यों ऋतु जी? बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, क्योंकि किसी का जीवन दूसरे के लिए एक किताब होता है जिसमें से कई शिक्षाप्रद बातें आपको पता चलती हैं और जी। हो सकता है आप जीवन के उस दौर से गुजर रहे हों, किसी कठिन दौर से, वो आपके कुछ काम आ सकें। तो जी। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। तो ऋतु जी, आज के लिए विदा लें अपने दर्शकों से। जी बिल्कुल बिल्कुल ऋचा जी, जी। विदा लेने का समय आ गया। तो ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी आपका भी बहुत बहुत खूबसूरती धन्यवाद। से जी कुलदीप जी के संस्मरण को सुनाया। और साथ ही चलिए दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं। सभी और दर्शकों का आभार कि आप हमसे जुड़े जी। और इस संस्मरण के बारे में अपनी राय, जैसा कि ऋचा जी ने कहा, आप जरूर बताइएगा। हम इंतजार करेंगे। जी। और ये वादा भी करते हैं कि फिर हम जल्दी ही एक और अपने नायक के जीवन संस्मरण को लेके आपसे रूबरू होंगे। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।